हेलो बच्चों, कैसा है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 का सभी क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1, इसमें हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं और थ्योरम पढ़ना चाहते हैं तो आप पीछे का प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। 10 पॉइंट का यहाँ पे थ्योरम और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला सवाल है, कह रहा है इसमें खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश डैश में स्थित होता है, बहिर्भाग या फिर अभ्यंतर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। जो देख लीजिए यह वृत्त है, इसका केंद्र कहाँ स्थित होता है? बाहर में कि भीतर में? अंदर होता है, अतः अभ्यंतर में हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वह वृत्त के डैश डैश में स्थित होता है। तो बहिर्भाग में, मान लीजिए वह बिंदु जिसकी दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो यह बाहर नहीं चला जाएगा, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा बहिर्भाग। बहिर्भाग। फिर तीसरा नंबर सवाल में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? डैश डैश व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए व्यास होता है। अब यहाँ पे वृत्त का जीवा आपको समझना है, तो वृत्त के पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा कहाँ से जाती है? केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है। फिर यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है एक चाप और डैश डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। कह रहा है एक जो चाप है, एक वृत्त हो गया, इसका चाप डैश डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। मान लीजिए इसका जो यह व्यास हो गया AB, तो यह चाप क्या कहलाएगा? अगर यही इसका सिरा, तो अर्धवृत्त नहीं कहलाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। फिर 5 नंबर में कह रहा है वृत्तखंड एक चाप तथा डैश डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त का टुकड़ा होता है। तो पूछ रहा है कि वृत्तखंड एक चाप, तो चाप क्या कहते हैं? वक्र रेखा नहीं। तो यहाँ पे वृत्तखंड एक चाप तथा क्या होती है? जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। यह वृत्तखंड है ना, वृत्त का टुकड़ा, तो इसमें क्या है? एक चाप है और एक जीवा है। तो चाप दे दिया है तथा जीवा के बीच का भाग होता है, तो क्या लिख देंगे? जीवा कोण। फिर 6 नंबर में, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश डैश भागों में विभाजित करता है। एक यह वृत्त है, इस तल पर स्थित है, तो इस तल को कितने भाग में विभाजित करेगा? बाहर वाला भाग, अंदर वाला भाग और फिर वृत्त पर का भाग। कितने भाग में विभाजित किया? 3 भाग में। तो इस लिख देंगे कितने भाग? 3 भाग। 3 भाग में विभाजित करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और दूसरा नंबर सवाल दे रहा है। दूसरा नंबर सवाल दे रहा है, ऐसे लिख देते हैं। दूसरा का पहला नंबर लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखिए यहाँ पे इसको फिगर से हम समझाते हैं। कह रहा है केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से, यह क्या है? हमारा सर्कल है। केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यह क्या है? सत्य है। क्या है? क्यों? क्योंकि केंद्र तथा वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर सवाल कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित मतलब निश्चित जीवाएं होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक हम जीवा खींच दिए, फिर इसी लंबाई
पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे अनगिनत खींच सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य। यह कह रहा है कि परिमित यानी कि निश्चित जीवाएं होती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, असत्य। कारण क्या लिख दीजिएगा, क्योंकि असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है, समान लंबाई की असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि समान लंबाई की असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है, असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है। फिर यहाँ पे 3 नंबर में, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, तो यह गलत, असत्य हो जाएगा। इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यह वृत्त है, इसको 3 बराबर भागों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। दीर्घ चाप किसे कहते हैं, आधा से अधिक रहता है तब, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है दीर्घ चाप होता है, तो क्योंकि दीर्घ चाप आधा से या आधा वृत्त से अधिक रहता है, अधिक रहता है। फिर चौथा नंबर सवाल में कह रहा है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास है, तो सत्य है। क्या है, क्योंकि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है, तो 2 गुना होगा। कोई दिक्कत, ऊपर वाला मिटा देते हैं। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो देखिए सबसे पहले त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, यह वृत्त हो गया। त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या और 1 चाप का टुकड़ा होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो यानी कि असत्य है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य, क्योंकि त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या तथा 1 चाप से बना होता है, 1 चाप से बना होता है। कोई दिक्कत। फिर 6ठा नंबर सवाल हम देखते हैं। वृत्त एक समतल आकृति है, तो सत्य है, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं होता है। वृत्त में ऊंचाई होता है, तो लिख देंगे क्योंकि वृत्त में ऊंचाई नहीं होता है, नहीं होता है। कोई दिक्कत। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अब 10.2 का हम देखते हैं क्या दिया है सवाल, इसे मिटा देते हैं। एक्सरसाइज 10.2, इसमें पहला सवाल कह रहा है कि याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं वृत्तों की बराबर जीवाएं उसके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त यहाँ पे सर्वांगसम वृत्त दे दिया है, ठीक है ना, सर्वांगसम वृत्त दिया है। थोड़ा सा यह और बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्वांगसम वृत्त है। अब कह रहा है कि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं यहाँ पे बराबर जीवाएं उसके केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण अंतरित करते हैं। यहाँ पे इसका केंद्र है, यहाँ भी इसका केंद्र है, तो बराबर जो जीवा है यह केंद्र पर क्या करेगी, बराबर कोण अंतरित करेगी। A B C D, यहाँ पे O,
ओ डैश। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है COR तथा यहाँ पे C1OR क्या है? सर्वांगसम विरीत है तथा AB बराबर CD, AB बराबर CD। जीवा भी क्या दे दिया है? बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण COD। यही ना हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए प्रमाण AB बराबर CD यह दिया है। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज AOB तथा COD में, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज AOB तथा COD में, ठीक है। तब यह लिखिएगा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे AO बराबर CO, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे लिख देते हैं सर्वांगसम वृत्त की R है यानी कि त्रिज्या है। फिर यहाँ पे BO बराबर DO, यही चीज लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए साइड हो गया कि नहीं? अतः S से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। जब सर्वांगसम हो गया अतः लिख देंगे अतः कोण AOB बराबर कोण COD पूर्व। कोई दिक्कत? मिटा दे अभी से। दूसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करें तो जीवाएं बराबर होती है। जस्ट इसके ऑपोजिट में दे दिया है। कह रहा है कि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या अगर केंद्र पर बराबर कोण अंकित करे तो सिद्ध कीजिए कि जीवा क्या है? बराबर है। AB CD O डैश O दिया है कोण O बराबर कोण O डैश तथा OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, AB बराबर CD, यही हमको सिद्ध करना है। अब देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं। प्रमाण त्रिभुज AOB में AOB तथा त्रिभुज COD में AO बराबर CO लिखेंगे सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। फिर उसके बाद कोण AOB बराबर कोण COD, ठीक है ना, यह दिया है। फिर यहाँ पे BO बराबर OD या फिर DO, यह क्या है? यह भी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है। सर्वांगसम वृत्त की R है यानी कि त्रिज्या है।
सर्वांगसम वृत्त की उसे कहते हैं, जैसे त्रिभुज वाला है ना, वृत्त में सर्वांगसम तभी होता है जब त्रिज्या आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे सर्वांगसम है अतः इनकी त्रिज्या क्या हो जाएंगी आपस में बराबर। तो देखिए तो यहाँ पे साइड एंगल साइड हो गया कि नहीं, साइड एंगल साइड। तो एस ए एस से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए अतः ए बी बराबर सी डी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे अतः ए बी बराबर सी डी, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है 10.3, इसे मिटा दे अभी से। एक्सरसाइज 10.3 देखिए इसमें क्या देता है, देखते हैं। पहला दे रहा है यहाँ पे, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे जोड़ा खींचने के लिए दे रहा है, इसमें कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ एक को बिंदु है, यानी कि कॉमन दोनों में शामिल नहीं है, तो उभयनिष्ठ बराबर 0। फिर उसके बाद और देखिए यहाँ पे इसमें कितना उभयनिष्ठ है, 1, उभयनिष्ठ बराबर 1। एक और देखिए यहाँ पे लम्ढेर हो गया, कितना बिंदु उभयनिष्ठ है, 1। फिर उसके बाद कितना बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बराबर 2। और भी किसी तरह से हम खींचेंगे तो 2 से ज़्यादा उभयनिष्ठ नहीं हो पाएगा। तो अधिकतम उभयनिष्ठ, अधिकतम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु बराबर 2। मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। मान लीजिए हमको एक वृत्त यहाँ पे दे दिया है, एक हमको वृत्त यहाँ पे दे दिया है। अब इसको, इसका केंद्र हमको मालूम नहीं है, तो केंद्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यही हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे केंद्र ज्ञात करने का नियम। क्या करेंगे, हम इस पे 3 बिंदु लेंगे। क्या करेंगे, 3 बिंदु लेंगे, ए बी सी, 3 बिंदु हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से तीनों बिंदु को मिलाएंगे। 2 बिंदु को मिलाया, फिर 2 बिंदु को मिलाया, कोई दिक्कत। अब ये बिंदु का लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे। क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक। 1 नंबर में लिख देंगे 3 बिंदु लिया, 3 बिंदु लेंगे तथा उसे स्केल से मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, दोनों रेखाखंडों का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, दोनों रेखाखंडों का लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है। देखिए कैसे हम खींचते हैं, इसके आधा से अधिक का ले लेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, स्केल की सहायता से अब इसका हम लंब समद्विभाजक डैश डैश से मिला लेंगे।
स्केल रख कर यहाँ पे जहाँ पे कटान होगा यहाँ पे पहले पेंसिल का नोक हम अपना रख कर देख लेंगे, कोई दिक्कत। अब फिर BC का लमसम द्विभाजक खींचेंगे। देखिए आधा से अधिक हमने ले लिया है। ठीक है, फिर स्केल लेंगे और इसका लमसम द्विभाजक हम खींचेंगे। देखिए यहाँ पे मिला और तो यह क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। 3 नंबर में लंबसम द्विभाजक, लंबसम द्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटा, एक दूसरे को काटा, वहीं क्या है, वहीं केंद्र है। कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से हम किसी भी वृत्त का जिसका केंद्र नहीं दिया है ज्ञात कर सकते हैं। मिटा दे अब इसे। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे दो वृत्त है, दो वृत्त हैं। अब ये वृत्त जो हैं इनके केंद्र यह हो गया और यह यहाँ पे A और B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और फिर इनका केंद्र यह हो गया, यहाँ पे O मान लेते हैं और O डैश मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वह क्या करती है, इस जीवा के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिया है यहाँ पे COR तथा CO डैश R, यहाँ पे O डैश है, ठीक है ना। एक दूसरे को AB पर प्रतिच्छेद करते हैं, AB पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि यह जो केंद्र से या फिर इसके लंबसम द्विभाजक केंद्र से जाते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि लंबसम द्विभाजक केंद्र से जाते हैं या फिर केंद्र से जाती है, यही हमको सिद्ध करना है। तो पहला हम क्या काम करेंगे, O से AB पर लंब डालेंगे, ठीक है ना। O से AB पर लंब डालेंगे, फिर यहाँ से O डैश से AB के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रचना, O से AB पर लंब डाला तथा O डैश से AB के मध्य बिंदु को मिलाया, यह हमने एक काम किया। अब देखिए अब हम प्रमाण लिखेंगे। एक हम थ्योरम पढ़े हैं कि केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे
COR में, COR में यहाँ पे ओ, यहाँ पे x मान लेते हैं, OX परपेंडिकुलर टू क्या है, AB है, ठीक है ना। अतः BX बराबर AX, एक हमने दिखा दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे इधर मिटा देते हैं पुनः, CO डैश R में, CO डैश R में, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम इसके मध्य बिंदु को मिलाए हैं, ठीक है ना। BX बराबर AX, रचना से अब देखिए जब यह रचना से हो गया अतः यह क्या हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर, अतः कोण O डैश X B परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। या फिर इतना बराबर 90 डिग्री, सिंपल लिख लीजिए। यह कोण, यह क्या है, AB पर लंब है, इसको आप सिंपल यह लिख सकते हैं, या O डैश X परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा, या इतना बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में इस वृत्त में यह बराबर यह सिद्ध कर दिया, और इस वृत्त में हमने इसको लंब बराबर इसको लेकर इसको लंब दिखा दिया कि नहीं। अतः यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, अतः समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे BX है, पहले BX लिख देते हैं, BX परपेंडिकुलर टू O डैश। कोई दिक्कत? यह कोण यहाँ पे 90 है और इसको भी हमने 90 सिद्ध किया है, तो यह इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी कि नहीं। फिर यहाँ पे तथा BX बराबर AX, यही ना हमको प्रूफ करना था, यहीं पे लिख देंगे प्रूफ्ड, या फिर हिंदी में भी आप लिख देंगे। अतः O डैश AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। यहाँ पे हिंदी में भी हम लिख कर दिखा देते हैं। अतः O डैश AB का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। कोई दिक्कत? चलिए आपका यह भी चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है 10.4। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।